हेलो। यूनिट सेकंड में हम लोग बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और इस थर्ड यूनिट में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज आल्सो नोन एज ओपैम इन शॉर्ट। इसको ओपैम भी कहते हैं, OPAM। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट में ओपैम भी कहते हैं। एक्चुअली ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये कंप्लीट एक सर्किट है। ये बीजेटी या फेड की तरह सिर्फ कंपोनेंट नहीं है जिसको यूज करके जो सर्किट डिजाइन करते हैं। ये ऑलरेडी एक कंप्लीट सर्किट है जिसमें 4 स्टेज होते हैं। अभी आगे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि 4 स्टेज कौन कौन से होते हैं। और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी ओपैम का यूज करके दूसरी सर्किट भी बनाई जाती है। जैसे इसका नाम है ऑपरेशनल, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है, जैसे एडर सब्सट्रैक्टर, और वीक सिग्नल को एम्पलीफाई भी करता है, सिग्नल को सिंथेसाइज भी करता है और सिग्नल को फिल्टर भी करता है। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसके देखते हैं। तो एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी नंबर इसका होता है 741। ये बहुत ही पॉपुलर आईसी। जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये आईसी आप लोग खरीदेंगे, देखेंगे मार्केट में। ये 8 पिन की आईसी है। एक्चुअली ये 741 जो इसका नंबर है, ये 7 मीन्स दिस आईसी हैज 7 फंक्शनल पिन। 4 नंबर डिनोट्स दैट इट कैन एक्सेप्ट 4 इनपुट सिग्नल, यानी 4 पिन से इसके इनपुट लिया जाता है। एंड इट प्रोवाइड्स आउटपुट फ्रॉम ए सिंगल पिन, यानी इसका 7 फंक्शनल पिन होते हैं, 4 इनपुट पिन होते हैं और 1 आउटपुट पिन होते हैं। तो ये 741 आईसी है, इसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए। और दूसरी बात, ये पहली बार जो है फेयरचाइल्ड ने जो है ओपैम सर्किट का आईसी जो है डिजाइन किया था। फेयरचाइल्ड कंपनी है, जैसे नेशनल सेमीकंडक्टर दूसरी कंपनी है, जाइलॉग, ये सब आईसी बनाने वाली कंपनी, इंटेल। जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये सब आप लोग को जानना होगा। ओके, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन एम्पलीफाई वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मीन्स जैसे सेंसर हुआ, मान लो टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर जो टेम्परेचर के इक्विवेलेंट वोल्टेज जनरेट करता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही माइक्रो वोल्ट लेवल का होता है, ठीक ना, बहुत ही कम एम्पलीट्यूड का होता है। तो ऐसे सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। सिंपल बीजेटी फेट आपका जो सेंसर सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका मेन काम है। क्यों ये ऐसा कर पाता है? सिंस इट हैज वेरी हाई गेन एंड हाई रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स डिवाइस। जैसा कि हम लोगों ने बीजेटी में देखा था, बीजेटी वाज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स डिवाइस, यानी इनपुट भी करंट होता था और आउटपुट पे जो हम लोग मेजर करते थे वो भी करंट होता था। इसी तरीके से फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस। फेट में क्या था कि इनपुट पे वोल्टेज था और आउटपुट पे हम लोग ड्रेन करंट लेते थे। वेयर एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी इनपुट पे भी वोल्टेज रहेगा, जो टोटल ऑपरेशन होगा इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल्ड होगा, और जो आउटपुट पे मिलेगा वोल्टेज सोर्स होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह पूछा जाता है ये। तो देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है। प्रॉपर्टीज, आइडियल एंड प्रैक्टिकल, यानी आइडियल ओपैम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और प्रैक्टिकल ओपैम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसलिए कि कभी कभी आपसे आइडियल पूछा जाता है, आप प्रैक्टिकल के लिए बताना शुरू करते हैं, या प्रैक्टिकल ओपैम के बारे में पूछा जाता है तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक बताना शुरू कर देते हैं। तो इसको इसलिए हमने टेबल में बना दिया है ताकि आप अलग अलग करके याद रख सकें। ओके, ओपैम का इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है RI, जो RI से आप डिनोट करते हैं, आइडियली ये इनफाइनाइट होता है, ठीक ना। और प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी होती है 1 मेगा ओम, यानी 10⁶ ओम। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्स, यानी मेगा ओम ऑर्डर के इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनपुट रेजिस्टेंस किसी भी एम्पलीफायर का मैक्सिमम होना चाहिए,
क्योंकि ये जिस सर्किट पे सोर्स पे अप्लाई करेंगे वहाँ पे लोडिंग इफेक्ट से बचने के लिए हमारा इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। देखिए जो हमारा डिजायर कंडीशन वो दोनों ये फुलफिल कर रहा है। आउटपुट रेजिस्टेंस R0 ऑफ op-amp इज आइडियली 0 बट प्रैक्टिकली 10 ओम टू 100 ओम। प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी 10 ओम से 100 ओम के बीच होती है, जीरो नहीं होता, लेकिन आइडियल की जब बात आएगी तो ये जीरो हो जाएगा। वोल्टेज गेन इज इनफाइनाइट आइडियली एंड प्रैक्टिकली 10⁶ यानी 1 मिलियन है ना, 10 लाख। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सेंसर का आउटपुट अगर आपका जो है 1 माइक्रो वोल्ट है, ये आपका आया, तो इस 1 माइक्रो वोल्ट जो सेंसर ने दिया है इसको आप op-amp पे अप्लाई करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे, तो आउटपुट आपका आ जाएगा 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 1 माइक्रो वोल्ट, यानी आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, गेन आपका 10⁶ से जब मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट में, यहाँ देखिए आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट मल्टीप्लाई बाई गेन, तो ये इसका फायदा है। सेकेंड वन इज बैंडविड्थ ऑफ आइडियल op-amp इज इनफाइनाइट whereas practical op-amp ranges from 0 Hz to megahertz order or its bandwidth is equal to 10⁶ Hz or 1 megahertz। देखिए यहाँ बैंडविड्थ से हमको देख रहे हैं इसका रेंज जो 0 हर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज ऑर्डर है। 0 हर्ट्ज मतलब डीसी सिग्नल। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई डीसी सिग्नल एज वेल एज एसी सिग्नल, यानी 0 हर्ट्ज का डीसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर देगा और हाई आर्डर एसी सिग्नल यानी मेगाहर्ट्ज आर्डर का जो है फ्रीक्वेंसी का एसी सिग्नल को भी ये एम्पलीफाई करेगा। तो ये डीसी एसी दोनों पे अप्लाई होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR, इसके बारे में भी आप लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो फिर समझ में आ जाएगा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है आइडली, प्रैक्टिकली 10⁶ या 120 dB, ठीक ना, dB में। ऑफसेट वोल्टेज 0 होता है और प्रैक्टिकल op-amp का निग्लिजिबल होता है। ऑफसेट करंट आपका जो है ये भी 0 होता है और प्रैक्टिकली निग्लिजिबल होता है। स्लीव रेट आइडियली इनफाइनाइट होता है और प्रैक्टिकल वैल्यू वेरी हाई होता है, ठीक ना, प्रैक्टिकल वैल्यू वेरी हाई होता है। ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट करंट, स्लीव रेट, अभी जब आगे के लेक्चर में आप लोग बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है, बट कैरेक्टरिस्टिक टेबल में सब कुछ एक साथ है, इसलिए जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल है एक साथ सब कुछ यहाँ लिख दिया गया है। इसको आप अपने नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, now next subtopic is application of operational amplifier. An operational amplifier is not used alone but is designed to be connected to other circuits to perform a great variety of operation। ये अकेले यूज नहीं होता है, लेकिन ये सर्किट में जब यूज होता है तो ये बहुत ही वैरायटी के जो है ऑपरेशन में यूज होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है यूज होता है एप्लीकेशन में। कहाँ कहाँ यूज होता है? इट कैन बी यूज टू एम्पलीफाई माइन्यूट सेंसर सिग्नल। अभी जो हम लोग ने बात किया था कि सेंसर का जो आउटपुट होता है वो माइक्रो वोल्ट आर्डर में होता है, बहुत ही माइन्यूट यानी वीक होता है, इसको जो है एम्पलीफाई करने के लिए op-amp यूज किया जाता है। ओके, इट कैन परफॉर्म ए ब्रॉड रेंज ऑफ अरिथमेटिकल यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, सिग्नल सिंथेसिस, सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड फिल्टरिंग एटसेट्रा, ठीक है ना। तो इन सब ऑपरेशंस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन समझ गए। तो अब यहाँ पे आपका है सिंबल, कैसे इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप पहचानेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एक ट्रायंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें ये हेड पे आउटपुट होता है, यहाँ पे V0 कर लीजिए। इसके बॉक्स के अंदर 2 टर्मिनल होता है, एक इन्वर्टिंग एक नॉन इन्वर्टिंग, एक माइनस एक प्लस आप लिखते हैं। तो 2 इनपुट हो गया। पहले इनपुट को लिखते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग इनपुट या इन्वर्टिंग इनपुट, 2 इनपुट हुआ। दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, 2 इनपुट हो गया ये, ठीक ना। अच्छा, ये जो आपका op-amp है, जो इसका सर्किट जो है ट्रायंगुलर बॉक्स के फॉर्म में है, इसमें 2 सप्लाई वोल्टेज होता है, ठीक ना। यहाँ से 2 पिन और है, एक प्लस VCC सप्लाई है, एक माइनस
VEE बताते हैं इसको, ठीक ना। यहाँ ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं कि एक बैटरी हम ले आए, एक के पॉजिटिव को यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक के नेगेटिव को दूसरे साइड में कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको दो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा पावर सप्लाई यूज करना पड़ेगा जो डुअल मोड हो, क्योंकि इस बैटरी में ये पॉजिटिव, अगर मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है तो +5 वोल्ट है, लेकिन ये 0 होता है, ठीक ना। आपको क्या चाहिए, प्लस वोल्टेज भी चाहिए और माइनस वोल्टेज भी चाहिए, माइनस जो भी 5 वोल्ट है 15 वोल्ट है, ठीक ना। तो आपको क्या चाहिए, डुअल मोड पावर सप्लाई चाहिए, ऐसा चाहिए जिसमें पावर सप्लाई ऐसा हो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल आपको मिले। यानी जनरली इसमें 15 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो ये +15 वोल्ट हो और ये -15 वोल्ट हो, ठीक है। सिंबल में देखिए फिगर, 2 फिगर हमने यूज किया है, एक सिंगल इंडेड यानी सिंगल आउटपुट है, और एक ओपैम होता है जो डबल इंडेड होता है, इसमें 2 आउटपुट होता है। ये भी आपका जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग, और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। एक्चुअली इस सर्किट को हम लोग के सिलेबस में नहीं ना तो हम लोग पढ़ेंगे, बस खाली इस जानकारी के लिए हमने बता दिया। जो मेन फोकस आपको करना, सिंगल इंडेड ओपैम पे आपको फोकस करना है। यानी सिंगल इंडेड का मतलब इसका आउटपुट सिंगल है, एक आउटपुट पिन है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और आपको ध्यान देना है कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, यहाँ पे मान लीजिए आपने वोल्टेज अप्लाई किया V1 और दूसरे इनपुट पे अप्लाई किया V2, तो इन दोनों के डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता है। यानी यहाँ का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है, मान लेते हैं अगर इसका गेन A है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाई इनपुट। इनपुट जहाँ पे क्या है, दोनों का डिफरेंस है, यानी V1 माइनस V2 है। ये ध्यान देना है कि ये डायरेक्ट इनपुट सिग्नल को नहीं एम्पलीफाई करता, दो इनपुट पे अप्लाई किए गए वोल्टेज इसके डिफरेंस को जो है एम्पलीफाई करता है। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ओपैम। इक्विवेलेंट सर्किट, तो यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें बनाया गया, जैसे एक आपका ये पहले ट्रायंगुलर बॉक्स है, ठीक ना। इसका एक आउटपुट है, 2 इनपुट है, एक इन्वर्टिंग इनपुट, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। 2 इसमें सप्लाई हैं, एक पॉजिटिव सप्लाई जिसको +VCC आपने लिखा है, एक नेगेटिव सप्लाई जिसको -VEE लिखा है। इतनी चीज़ें तो कॉमन है। एक्स्ट्रा क्या है, एक आपने इनपुट पे रेजिस्टेंस और लगा दी है RI, एक आउटपुट पे रेजिस्टेंस लगाया है, और बीच में एक वोल्टेज गेन आपने लगा दिया है। वोल्टेज गेन यानी वोल्टेज सोर्स सर्किट आपने एक लगा दिया है, जिसका जो है गेन जो होगा इस सोर्स का A इंटू VID। एक्चुअली VID क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल ये आप जानते हैं कि आपका ये माइनस है और नॉन इन्वर्टिंग प्लस है, इतनी चीज़ें आप जानते हैं। अगर इस पे आपने V1 अप्लाई किया है और V2 अप्लाई किया है, तो इन दोनों का इनपुट जो होगा, इस ओपैम के लिए जो इनपुट होगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी इसको कहते हैं VID, इनपुट डिफरेंस, ठीक ना। VID इक्वल टू होगा V1 माइनस V2, दोनों का डिफरेंस जो होगा VID होगा। तो इन इनपुट वोल्टेज एग्जैक्टली आपका क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस यानी VID, और VID गुणे मल्टीप्लाई बाई ये आपका जो है गेन A अगर आपने जूम किया है तो ये आपका आउटपुट मिलेगा। यानी आउटपुट इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा है आपका, गेन इंटू VID, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल सर्किट है, प्रैक्टिकल ओपैम का इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस शो किया गया है। रेजिस्टेंस आप जानते हैं प्रैक्टिकल का जो होता है 10⁶, यानी हाई इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस होता है। आइडियल अगर हो तो इनफाइनाइट, लेकिन प्रैक्टिकल की बात हो रही थी, ये जो है 10⁶ है। और आपका आउटपुट रेजिस्टेंस जो है 10 to 100 है, 10 से 100 के बीच में है, और गेन भी आपका 10⁶ है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में देखे थे, इसको भी आप याद करके रखिए, बनाना होगा अगर एग्जाम में आ गया तो। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ओपैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल स्टेजेज ऑफ ओपैम। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओपैम आपका एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है कि जिसका यूज करके आप सर्किट बनाएं। ये आपका ऑलरेडी एक कंप्लीट सर्किट है और इसमें 4 स्टेज होते हैं।
है ना। इसका नाम देखिए इंटरनल ब्लॉक डायग्राम भी लिखा है। तो कौन कौन से 4 स्टेज होते हैं, कैसे होते हैं, इसको जो है हम यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन से 4 स्टेज को मिला करके कंबाइन करके आपका एक ओपैम सर्किट बनता है, ठीक ना। देखिए द बेसिस ऑफ ओपैम इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये बेसिस है। द बेसिस ऑफ ओपैम इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इट्स ब्लॉक डायग्राम इज शोन बिलो। देखिए 4 स्टेज क्या क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और ये आपका फोर्थ स्टेज है, ठीक ना। ये आपका जो बीजेटी है, बीजेटी से जो आप नॉर्मल एम्पलीफायर बनाते हैं, तो वहाँ बीजेटी का जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वर्जन एम्पलीफायर के, जैसे आपका इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, या आपका जो है पावर एम्पलीफायर, ठीक ना, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, तो डिफरेंट वर्जन्स वहाँ पे हैं। तो जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का होता है कि 2 इनपुट पे जो वैल्यू अप्लाई करता है उस दोनों को डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। तो फर्स्ट स्टेज इज इनपुट स्टेज, सेकेंड स्टेज का नाम है इंटरमीडिएट स्टेज, थर्ड स्टेज का नाम है लेवल शिफ्टर और लास्ट स्टेज का नाम है आउटपुट स्टेज, ठीक ना। तो इनपुट स्टेज में जो सर्किट होती है, जो मेन सर्किट है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट होता है। यानी इसका 2 इनपुट है और 2 आउटपुट, इसलिए इसका नाम है बैलेंस आउटपुट, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट। इंटरमीडिएट स्टेट क्या है, डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट, यानी 2 इनपुट है, डुअल इनपुट है लेकिन सिंगल आउटपुट, इसलिए इसको अनबैलेंस आउटपुट कहते हैं, ठीक है। ये डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट का एग्जैक्ट सर्किट क्या होता है, ये इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। तो फर्स्ट स्टेज पे, इनपुट स्टेज पे होता है इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट स्टेज पे होता है डायरेक्ट कपल्ड, हमने यहाँ लिखा नहीं है, इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ कि ये डायरेक्ट कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक ना। यानी 2 इनपुट पे जो वैल्यू आप अप्लाई करेंगे, इनके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके ये दोनों पे आउटपुट सेंड करेगा। दूसरा स्टेज क्या करेगा, दोनों पे जो वैल्यू अगर कुछ डिफरेंस मान लीजिए आया है दोनों आउटपुट में इंटरनल सर्किट की वजह से, तो इन दोनों के डिफरेंस को ये जो है एम्पलीफाई करेगा, ठीक ना, और सिंगल आउटपुट देगा। फिर ये लेवल शिफ्टर है। लेवल शिफ्टर क्या होता है, ये इमीटर फॉलोअर सर्किट होती है, इसको भी याद रखिएगा कि लेवल शिफ्टर में कौन सा सर्किट यूज होता है। एग्जैक्टली क्या होता है कि मल्टीपल स्टेज होता है, ठीक ना। अगर आप यहाँ पे एक थोड़ा सा देखेंगे, मान लेते हैं कि हमारा इनपुट पे ये सिग्नल आया था, ठीक ना, ये जिसका DC 0 है, इसका जो ये कहते हैं इसका DC वाला पार्ट ये 0 लेवल पे है, लेकिन ये सिग्नल कई स्टेज से जब गुजरेगा तो इसका DC लेवल शिफ्ट हो जाता है, अप डाउन शिफ्ट हो जाता है, यानी DC लेवल 0 ग्राउंड पे ना रह के जो है अप डाउन शिफ्ट हो जाता है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि 2 स्टेज के बाद अगर इसका आउटपुट कुछ यहाँ पे आ गया, ये 0 लेवल है, तो इसका अगर DC लेवल अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देखिए DC लेवल अपर साइड में शिफ्ट हो गया, इतना शिफ्ट हो गया है, तो इसको वापस बैक ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए लेवल शिफ्टर का यूज होता है, ठीक ना। तो ये लेवल शिफ्टर जो है क्या करता है, लेवल को बैक करता है, यानी जो पुराना वाला DC लेवल ग्राउंड लेवल है उसी को ये अचीव करता है। नेक्स्ट वन इज आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज में जो सर्किट होती है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर। इसको याद कर लीजिएगा कि आउटपुट में कौन सा यूज होता है लेवल, क्योंकि ये सब बहुत आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानते हैं ओपैम की जैसे बात आती है, सबके दिमाग में बस यही एक डब्बा आता है, एक ट्रायंगुलर, ये जो है ट्रायंगुलर एक जो है बॉक्स ये समझ में आता है, और इसके अंदर माइनस प्लस यानी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आउटपुट और 2 सप्लाई वोल्टेज, और कुछ नहीं समझ में आता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो ट्रायंगुलर बॉक्स है इसके अंदर की सर्किट क्या है, तो आप बताएंगे कि ये इसके अंदर 4 स्टेज का जो है सर्किट होता है, जिसमें पहला स्टेज होता है इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सेकेंड स्टेज होता है आपका जो है डायरेक्ट कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसके बाद लेवल शिफ्टर होता है जो इमीटर फॉलोअर होता है, उसके बाद आउटपुट स्टेज होता है जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होगा तभी आप बताएंगे, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है एक एक स्टेज अलग अलग कि कौन सी स्टेज का क्या काम है। इनपुट स्टेज क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट ऑल द वोल्टेज गेन एंड स्टेब्लिश द इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज प्रोवाइड्स रिमेनिंग गेन ऑफ ऑप एम्प, मतलब मैक्सिमम गेन 90% गेन प्रोवाइड कर देता है आपका इनपुट स्टेज, 80 to 90%, बाकी रिमेनिंग गेन जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज यानी फर्स्ट 2 स्टेज जो है गेन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट स्टेज इज लेवल शिफ्टिंग। लेवल शिफ्टिंग क्या है, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कपलिंग डीसी वोल्टेज एट आउटपुट इज वेल अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक ना। डायरेक्ट कपलिंग की वजह से जो डीसी लेवल है ग्राउंड से ऊपर हो जाता है। इन ऑर्डर टू गेट बैक द डीसी लेवल टू ग्राउंड पोटेंशियल, यानी लेवल शिफ्टर क्या करता है, गेट बैक यानी डीसी लेवल को वापस ग्राउंड पोटेंशियल पर कर देता है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर आउटपुट स्टेज। इट रेजेज द करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी एंड इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज स्विंग। इट आल्सो प्रोवाइड्स लो आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट स्टेज का क्या रोल है कि ये जो है आपका करंट सप्लाई बढ़ा देता है और साथ ही साथ आउटपुट रेजिस्टेंस को मिनिमम कर देता, नहीं लो कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये सब इसके जो है एडवांटेज वर्क हैं डिफरेंट स्टेजेस के, ये अपने अपने काम हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस जो आपके इन सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ जो है डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। किसी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या है, तो एक एक करके हम लोग सब लोग पढ़ेंगे कि कौन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अप्लाइड एट द इनपुट साइड टू मेक द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जीरो इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्या मतलब हुआ, ओपैम, अब देखिए इंटरनल स्टेज एक बार आपने पढ़ लिया, अब इसको भूल जाओ, क्योंकि आगे के जितना भी कैलकुलेशन या जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, इसमें ओपैम का ये सिंबल ही यूज करेंगे, जिसमें ट्रायंगुलर बॉक्स होगा, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, 2 सप्लाई भी इसमें यूज होगा, एक आउटपुट, यानी पॉजिटिव VCC, ये माइनस VEE। आप VCC VEE ना लिखना चाहें तो आप +15 वोल्ट -15 वोल्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। कुछ IC में जो है +12 वोल्ट -12 वोल्ट यूज होता है, तो 12 से 15 वोल्ट ये यूज होता है यहाँ पे, ठीक ना। तो इस ओपैम के इनपुट पे ऐसा वोल्टेज अप्लाई करो, यानी V1 V2 का कॉम्बिनेशन ऐसा वोल्टेज अप्लाई करो कि आउटपुट जीरो हो जाए, ठीक ना। तो यही जो वोल्टेज है V1 V2 का जो डिफरेंशियल इनपुट है यानी डिफरेंस है, यही आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। कॉन्सेप्चुअल अगर आपसे पूछा जाए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, V1 V2 का डिफरेंशियल वोल्टेज जिससे आउटपुट आपका जीरो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो आर ग्राउंडेड इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। मीन्स आउटपुट पे वह वोल्टेज जब इनपुट दोनों को अगर ग्राउंड कर देंगे यानी 0 वोल्टेज कनेक्ट कर देंगे, तो आउटपुट पे जो वोल्टेज आपको मिलेगा वही आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा। इसी तरीके से अगला डिफिनीशन आपका है इनपुट ऑफसेट करंट। ये एक एक लाइन का डिफिनीशन, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, आता है आपके एग्जाम में। इनपुट ऑफसेट करंट, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 इनपुट करंट्स इज नोन एज इनपुट ऑफसेट करंट प्रोवाइडेड आउटपुट वोल्टेज इज जीरो। यहाँ पे इनपुट ऑफसेट करंट में क्या है, 2 इनपुट पे आपने करंट अप्लाई किया, वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है। पहले वाले में आपने V1 V2 अप्लाई किया था, यहाँ पे आपने I1 I2 करंट अप्लाई किया है। तो इन दोनों का अलजेब्रिक डिफरेंस यानी इन दोनों का डिफरेंशियल वैल्यू, ऐसा डिफरेंशियल वैल्यू जिससे आउटपुट वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक ना। तो ये आपका जो है इनपुट ऑफसेट करंट कहलाता है, जिसे यहाँ मैथमेटिकली लिखा है इनपुट ऑफसेट करंट इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यानी इसका डिफरेंस देखना, सिर्फ माइनस प्लस नहीं करना है, इसका वैल्यू सिर्फ देखना है, मॉड ऑफ ये I1 नहीं I1 करंट, I1 माइनस I2, यानी दोनों करंट का जो डिफरेंस है वही आपका इनपुट ऑफसेट करंट है। नेक्स्ट वन इज पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डिफिनीशन है कि पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, ये एग्जाम में पक्का आता है। चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज विथ पावर सप्लाई वेरिएशन इज कॉल्ड पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज
विथ पावर सप्लाई वेरिएशन। देखिए मैथमेटिकली ये लिखा है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो को SVVR से डिनोट करते हैं। इसको लिखा गया है चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये डेल्टा जो होता है इसको कहते हैं चेंज इन, वेरिएशन इन, है ना। चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज विथ चेंज इन सप्लाई, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को VH से डिनोट किया गया है, या V सप्लाई भी आप पूरी लिख दीजिए, पूरी बात है, VSUPPLY, V सप्लाई। ये हो गया डिफिनीशन आपका। अगला आपका जो है इसको कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एक्चुअली ये जो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो है ये बताता है कि आपका ओपैम जो है पावर सप्लाई में अगर जो आपने यूज किया अगर उसमें वेरिएशन होता है तो कितना ये डिस्टर्ब होगा, ये वैल्यू है। दूसरा जो आपका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर आपका नॉइज लेवल को कितना ये जो है सप्रेस करेगा, यानी अगर इनपुट पे इसके नॉइज आता है तो उसको रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी क्या है। आपके जो ओपैम एम्पलीफायर है इस सर्किट की जो कैपेबिलिटी क्या है कि नॉइज को कितना रिड्यूस कर देगा, ये इन्फॉर्मेशन देता है। देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन। एक्चुअली ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है। अगर आपको कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी निकलने जाता है तो डिफरेंशियल मोड यानी आपका ये ओपैम है, इसको पता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव मतलब इन्वर्टिंग, पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग, ये आउटपुट है। तो अगर इस पर दो वोल्टेज आप अलग अलग अप्लाई करेंगे V1 V2 तो यहाँ से जो गेन आएगा उसको कहते हैं डिफरेंशियल गेन, ठीक ना। तो AD को जो है न्यूमरेटर में रख दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे आप, अगर दोनों पे सेम इनपुट अप्लाई करते हैं यानी V1 सेम अप्लाई करते हैं तो जो गेन आएगा, अगर ये आइडियल है तो सेम इनपुट को जीरो कर देगा क्योंकि डिफरेंस जीरो है, लेकिन प्रैक्टिकल है तो कुछ इसका गेन आएगा जिसको कहते हैं ACM, कॉमन मोड गेन। तो पहले दो अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करके जो है डिफरेंशियल मोड गेन और फिर सेम वोल्टेज अप्लाई करके कॉमन मोड गेन। आपको एग्जाम में या जो भी प्रॉब्लम दिया जाता है उसमें डिफरेंशियल गेन दिया रहता है और कॉमन मोड गेन दिया रहता है, बस आपको दोनों को जो है ये डिवाइड करना होता है। तो CMRR जो आपका डिफाइंड है वो डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन, ये तो मैथमेटिकल डिफिनेशन है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉइज रिडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉइज को कितना रिड्यूस कर पाएगा इसकी क्षमता जो है कैपेबिलिटी है वो आपका CMRR पैरामीटर से पता चलता है, ठीक है। आइडियली ये इनफाइनाइट होना चाहिए इसकी वैल्यू, क्योंकि कॉमन मोड गेन आपका जीरो होना चाहिए सही मायने में, यानी अगर आप दोनों पे सेम इनपुट अप्लाई करेंगे दोनों इनपुट पे तो आउटपुट यानी गेन आपको जीरो मिलना चाहिए। तो ये अगर ये जीरो हो जाएगा तो CMRR समथिंग बटा जीरो इज इनफाइनाइट, आप जानते हैं कुछ भी बटा अगर आप जो है मान लेते हैं AD अपान इनफाइनाइट कर देंगे तो इसकी वैल्यू समथिंग पॉइंट जीरो अगर कर देंगे, कॉमन मोड गेन जीरो होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाए। तो आइडियली CMR इनफाइनाइट होनी चाहिए और प्रैक्टिकली वेरी हाई होनी चाहिए। यही कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो हमने कहा था ना, ये आगे आपको पता चलेगा। देखिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए और प्रैक्टिकली जो है आपका 10⁶ है, ठीक ना। इसी तरीके से स्ल्यू रेट है, स्ल्यू रेट भी आपका आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए और प्रैक्टिकली वेरी हाई होना चाहिए। स्ल्यू रेट क्या होता है इसको देखते हैं। स्ल्यू रेट it is maximum rate of change of output voltage with respect to time is defined as slew rate। देखिए इसके पहले जो हम लोग CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो और स्ल्यू रेट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, याद करके रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट भी आपको पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया और जो कॉपी में लिखना है डिफिनीशन ये भी आप समझ लीजिए। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज स्ल्यू रेट। मैथमेटिकली जो आपने लिखा है वर्ड में इसको इक्वेशन में अगर लिखना होगा देन
चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मॉड ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू स्लीव रेट। इसको भी याद रख लेंगे आप। तो ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स हाउ फास्ट आउटपुट कैन चेंज विथ चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी। कॉन्सेप्चुअली आपको हिंदी में समझाते हैं हम कि मान लेते हैं कि आपका इनपुट पे ये सिग्नल आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक ना? तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आपको मिल रहा है, मान लेते हैं ये आउटपुट आपको मिल रहा है। लेकिन अगर इनपुट में चेंज होगा, मान लेते हैं इसमें 1 वोल्टेज की जगह ये 0.1 वोल्टेज की तरह 0.2 वोल्टेज अगर इनपुट हो गया, तो आउटपुट में कितनी जल्दी चेंज हो जाएगा? आइडियली क्या है, जैसे इनपुट में चेंज होना चाहिए आउटपुट तुरंत चेंज होना चाहिए, मतलब 0 टाइम में, टाइम डिले नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चेंज किया इसको जो है आपने T1 पे तो 1 माइक्रोसेकंड बाद ये चेंज होता है। तो यही चीज़ है कि अगर ये आइडियल डायोड, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो जैसे ही आपने इनपुट में चेंज किया आउटपुट तुरंत चेंज होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली कुछ टाइम लगता है। तो जो टाइम लगता है वही आपका जो है स्लीव रेट है, कि कितनी जल्दी आपका आउटपुट चेंज हो जाता है इनपुट में चेंज होने पर, है ना? देखिए चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, dy/dt है। तो कॉन्सेप्चुअली भी आप समझ गए हैं ये चीज़, मैथमेटिकली भी आपने इक्वेशन लिख ही लिया है। तो इन्होंने एक एग्जांपल माना, लेट आउटपुट वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t। ये AC सिग्नल को लिखने का ये तरीका है, मैथमेटिकल लिखने का तरीका होता है। हाई स्कूल इंटर में आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज इक्वल टू पीक वोल्टेज इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, टी आपका टाइम है। अगर आउटपुट ये है तो स्लीव रेट कैसे निकलेगा? स्लीव रेट आपने को पता है डिफाइंड कैसे है, dV/dt एट मैक्सिमम, यानी इसका dy/dt लेंगे, यानी Vm sin ओमेगा टी का dy/dt जब आप निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो ये Vm पीक वोल्टेज यानी कांस्टेंट Vm बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी के साथ जो ओमेगा टी, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का आप लोग डिफरेंशिएशन लेंगे, क्या होगा? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये आ जाएगा dy/dt करेंगे तो यह कॉस ओमेगा टी, और फिर इस अंदर वाले का ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, यानी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। और जब यहाँ मॉड लगाएंगे तो साइन और कॉस का मॉड होता है 1, यानी मॉड के बाहर टोटल आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा Vm ओमेगा, या आप ओमेगा इक्वल टू, आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो साइन ये आ जाएगा आपका स्लीव रेट इक्वल टू Vm इंटू 2πf मैक्स, क्योंकि यहाँ पे मैक्स होता है ना, यहाँ पे मैक्स होता है ना। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है आप लोगों से, तो स्लीव रेट में जो पीक वोल्टेज दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आप इस इक्वेशन में रख के न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करें, इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ ऑपरेशन। यानी इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक और इसका सिंबल डायग्राम, प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट सर्किट, इंटरनल डायग्राम, सबके स्टेज क्या क्या हैं, और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस, ये सब डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर से, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसका ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, वर्किंग। थैंक यू।